खान मुमताज हुसैन की कोठी तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश कर रही थी। सारा सामान लूटा जा चुका था। कमरों में टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं, लेकिन बड़े बड़े पलंग मौजूद थे। हमने शहनाज को एक पलंग पर लिटा दिया। किचन का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि गैस और पानी तो है, मगर खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं है। मैंने अल्ताफ को शहनाज के पास छोड़ा और खुद जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। पहला काम ये किया कि एक पेट्रोल पंप से जीप की टैंकी फुल करवाई और पेट्रोल वाले को यूं ही 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट की पर्ची लिख कर दे दी। उसके बाद मार्केट से चाय, दूध, बिस्किट, डबल रोटी, चावल और मुर्गी का गोश्त खरीदा। किचन में ये सामान रखकर मैंने चाय बनाई। शहनाज का बुखार काफी उतर चुका था। उसे चाय पिलाई तो उसकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई। उसे सूरत हाल से आगाह किया गया और बताया गया कि 2-1 रोज इस कोठी में कयाम करने के बाद हम लोग कॉक्स बाजार रवाना हो जाएंगे। शहनाज किचन में जाकर मुर्गी और चावल तैयार करने में लग गई। मैं और अल्ताफ अकबर आइंदा प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। कई रोज बाद हमने पेट भरकर घर के पके हुए चावल और मुर्गी खाई तो तबीयत बशाश हो गई। शहनाज को हमने आराम करने का मशवरा दिया और खुद बरामदे के बगली कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ 2-1 टूटी फूटी कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अल्ताफ को बताया कि यहाँ मुमताज हुसैन खान साहब ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। खुदा जाने उनका क्या अंजाम हुआ होगा। हमने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा एक तरफ कर दिया था। यूं हम बाहर भी निगाह रखे हुए थे। हमारी जीप कोठी के पोर्च में एक तरफ साए में खड़ी थी और बाहर से उस पर निगाह नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए। 4 बजे जागे तो देखा कि शहनाज किचन में चाय बना रही थी। उसकी तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। शाम को बाजार जाकर उसके लिए मैं कपड़ों का एक और मर्दाना जोड़ा और चप्पल खरीद लाया। रात को भी उसने खाना पकाया। हमने मोमबत्ती जला रखी थी। रात 9 बजे शहनाज को सुला दिया। अल्ताफ अकबर बरामदे वाले कमरे में सो गया और मैं बाहर बरामदे में पहरा देने लगा। मेरी घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। मैं बरामदे में सुतून के पास सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। स्टेन गन मेरे पास ही पड़ी थी। किसी वक्त नींद का झोंका सा आ जाता, मगर मैं हर बार नींद के उस हमले को पसपा कर देता। अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं चौकस होकर अपनी जगह से उठ ही रहा था कि कोई भारी शय मेरे ऊपर आकर गिरी। इससे पहले कि मैं संभलता, एक आदमी ने मेरी गर्दन में बाजू का शिकंजा डाल दिया और उसके दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक मेरी कमर में चुभने लगी। तुम्हारे साथ अंदर और कौन है? लहजा पंजाबी फौजियों जैसा था। यहाँ अगरचे अंधेरा था, मगर सितारों की धीमी धीमी रोशनी भी थी। मैंने हमला आवर का बाजू देखा। वो मेरी तरह शोख हरे रंग की भारतीय फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक फौजी जवान है, मगर तुम इंडियन फौजी हो। हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मेरी स्टेन गन उठा ली और मेरी कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल लिया। वो एक कद्दावर जवान था। उसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, जो भारतीय फौज की वर्दी में इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ हैं। उनका कद काठ और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। उन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिए और कहा, अपने साथी के पास ले चलो। अल्ताफ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके उन दोनों को हलाक कर देता। अल्ताफ को उन्होंने ठोकर मारकर जगाया। एक जवान पिस्तौल तानकर उसके सर पर खड़ा हो गया। उसने तहक्कुमाना लहजे में सवाल किया, यहाँ और भारतीय फौजी कहाँ हैं? अल्ताफ ने पलकें झपकाते हुए उन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैंने उनमें से एक फौजी से खालिस पंजाबी जबान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरे इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर दें। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज के नीचे मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। उनमें से जो कदावर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम कौन लोग हो? मैंने कहा, हम दोनों इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। अगर तुम इंडियन फौजी हो तब भी हमारा राज राज नहीं रह सकता। तुम हमें अपने हेडक्वार्टर ले जाओगे, जहां ये बात खुल जाएगी कि हम दोनों पाकिस्तानी फौज के आदमी हैं। अब तुम लोगों को चाहिए कि हकीकत हाल हम पर वाजे कर दो। अल्ताफ अकबर ने अपना और अपना रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल ऑफिसर की बीवी भी मौजूद है, जो मर्दाना लिबास में है और जिसके शौहर को मुक्ति बाहिनी वालों ने उसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। इस पर उन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा लिया। कदावर फौजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है। ये मेरा साथी लांस नायक करमदाद है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके उनकी वर्दियां पहन ली थी। हमें पता चला कि यहाँ टीले की दूसरी जानिब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर यहाँ से बर्मा की तरफ निकलना चाहते थे। ये कोठी टीले
के ऊपर थी। हम यहाँ से हेलीकॉप्टर बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें पोर्च में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आए। उन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी जानिब नशेबी मैदान की तरफ देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। सजावल खान ने कहा, इनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से कॉक्स बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते हैं। मैंने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर तक रास्ता साफ कर सकता हूँ। लांस नायक करमदाद मुस्कुराया। ग्राई, ये काम किसी कमांडो का है। तुम एक कारोबारी आदमी हो, तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अल्ताफ अकबर ने कहा, हम चारों इंडियन वर्दी में हैं, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है। सजावल खान कहने लगा, तुम भी नया नया फौज में लगता है, तुमको इतना मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से उसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट कटता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा, फिक्र न करो, ये काम इंशाल्लाह कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं। सुबह सुबह सजावल खान और करमदाद ने वुजू करके नमाज अदा की। हमने भी उनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देखकर सकते में रह गई। हमने सजावल और करमदाद का तारुफ करवाते हुए सूरत हाल बयान की तो उसे कुछ हौसला हुआ। सजावल ने कहा, जवान, इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनाओ, ये गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए साथ हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया, जो हमने किचन के फर्श पर बैठकर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान से उसके फरार की स्कीम के बारे में मजीद बातें शुरू कर दी। वो हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। उसका कहना था कि एक बार मैं तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो गया तो फिर कोई माई का लाल उसकी हवा तक को नहीं छू सकेगा। उसकी बातों में भरपूर एतमाद था। दोपहर के वक्त हमने एक बार फिर हेलीकॉप्टर बेस का मुआयना किया। हम छत पर लेटे हुए थे और बारी बारी दूरबीन लगाकर देख रहे थे। ये एक छोटा सा बेस था। दिन के 10 बजे हेलीकॉप्टर परवाज कर गए। हम नीचे कमरे में आ गए। सजावल खान और करमदाद ने हमें ढाका एयरपोर्ट से अपने फरार की दास्तान सुनाई। बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान थी। उन्होंने भी इस बात की तायद की कि हिली के महाज पर हमारे जवान अभी तक दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। तीसरे पहर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड पर आकर खड़े हो गए। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायजा लिया। यहाँ सामने एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा हुआ था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमद-ओ-रफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। उसके कांधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद ये इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। उसका अर्दिली उसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बना कर ले आई। हमने उसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके उसके जरिए फरार का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी उनके साथ फरार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी वो मैंने उन पर जाहिर नहीं की। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ अकबर और शहनाज को पाक फौज के 2 जांबाज मिल गए हैं जो उन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। सजावल खान और करमदाद ने जो भारतीय वर्दियां पहन रखी थी वो आम सिपाहियों की वर्दियां थी। सिर्फ अल्ताफ अकबर की वर्दी भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की थी, यानी हम में वही एक इंडियन ऑफिसर था। खुद मेरी वर्दी हवालदार की थी। रात का खाना खाकर हमने अपना अपना एमुनिशन चेक किया। सजावल खान हमारी पार्टी का लीडर बन गया। ठीक 1 बजे रात हमें ऑपरेशन शुरू करना था, क्योंकि 12:30 बजे रात हेलीकॉप्टर पैड की गार्ड तब्दील होती थी और पहली गार्ड ट्रक में बैठकर बैरक की तरफ चली जाती थी। सजावल खान को खतरा था कि शहनाज का सिविलियन लिबास कोई मुश्किल खड़ी न करते। उसने शहनाज को खालिस फौजी अंदाज में कहा, कुड़िए तुम हमारे पीछे पीछे रहना, खबरदार इधर उधर मत होना, किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब मत देना, एकदम चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे पास असलहे की शक्ल में 4 स्टेन गन्ने, 4 पिस्तौल, 2 चाकू थे। दस्ती बम एक भी नहीं था। इसी असलहे और अपनी इंडियन फौजी वर्दी की मदद से हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना और उसे वहां से उड़ाकर फरार होना था। सजावल खान ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं कंपनी ऑफिस जाकर वायरलेस सेट तबाह कर दूं ताकि खतरे का सिग्नल न दिया जा सके। इस कमांडो अटैक की जुजियात पर बार बार गौर किया गया और कोठी के कमरे में ही उसकी 2 बार रिहर्सल भी कर ली गई। रात का खाना ठीक 8 बजे खा लिया गया। शहनाज, अल्ताफ अकबर और करमदाद को सुला दिया गया। मैं और सजावल खान जागते रहे। सजावल खान ने मुझे भी सो जाने के लिए कहा। ओए तुम सिविलियन जवान हो, ये फौजी ऑपरेशन है, सो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, मुझे जागने की आदत है। सजावल खान ने मेरे कांधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओए मालूम होता है तुमको किसी ने उल्लू भून कर खिला दिया है। रात के ठीक 1 बजे मैं और सजावल खान कोठी की छत पर गए। हमने दूरबीन की मदद से जायजा लिया। हेलीकॉप्टर अपनी जगह मौजूद था। इमारत की छत पर लगी हुई सर्च लाइट उन पर पड़ रही थी। 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये नई गार्ड पार्टी थी। कंपनी ऑफिस के बाहर भी एक मुसल्लह सिपाही
मौजूद था। ऑफिस में रोशनी हो रही थी। अंदर वायरलेस ऑपरेटर बैठा हुआ था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक 1:15 पर सबको जगा दिया गया। सजावल खान ने खालिस फौजी कमांडर के लहजे में कहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। खंग खांसी बंद, खुसर फुसर बंद, कोई आवाज नहीं निकालेगा। हम आगे बढ़कर बात करेगा। शहनाज बीबी तुम करमदाद के साथ रहेगा, ओके? घड़ियां चेक करो। खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ऑर्डर न दूं। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, तुम सिविलियन जवान, पक्का काम करेगा, कच्चा काम नहीं करेगा। तुम बलूंगड़े जैसा है, तुम्हें फौजी ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं है। क्या तुम वायरलेस ऑपरेटर को काबू कर लेगा? बोलो सिविलियन जवान। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम उसे काबू करेगा। वो बोला, ओए कभी कभी तुम मुझे कमांडो लगता है। उसने एक बार फिर हम सबका असलहा चेक किया और हम कोठी से निकलकर रात की खामोशी और अंधेरे में हेलीपैड की तरफ चल पड़े। टीले की ओट से निकलकर सड़क पर आए तो सामने कंपनी का गेट आ गया जो बंद था और जहां एक इंडियन फौजी चल फिर कर पहरा दे रहा था। उसने अपने कांधे से 303 की राइफल लटका रखी थी। मैंने अपनी चाल आहिस्ता कर ली और सजावल खान के बाएं तरफ आ गया। इंडियन फौजी दस्ते को मार्च करके अपनी तरफ आते देखकर गार्ड ने बुलंद आवाज में कहा, पासवर्ड बताओ। अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस किस्म की फौजी तंसीबात और फौजी अड्डों पर हर रात का एक पासवर्ड होता है जिसको बोले बगैर कोई फौजी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सजावल खान ने बड़ी दलेरी से काम लेते हुए कड़कदार आवाज में कहा, ओए जांगली, हमको पासवर्ड मालूम है, तुमको मालूम नहीं। ओए सूबेदार मेजर साहब, अपनी रेजिमेंट को वायरलेस सिग्नल देना मांगता है, हट जाओ आगे से। अल्ताफ अकबर की वर्दी सूबेदार मेजर की थी, वो सामने आ गया। इंडियन गार्ड सजावल खान की कड़कदार आवाज से मरूब हो गया था। अब जो उसने एक सूबेदार मेजर को सामने देखा तो उसने गेट का बांस ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसे अपने फर्ज का ख्याल आ गया और बोला, सर हमें ऑर्डर नहीं, जब तक पासवर्ड नहीं बताएंगे हम अंदर दाखिल नहीं होने दे सकते। उसने अब राइफल अपने हाथ में थाम ली थी। मेरी उंगली भी स्टेन गन के ट्रिगर पर थी। सजावल खान आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देंगे। इधर बूथ हलाओ, कान इधर करो, हम तुम्हें पासवर्ड बताएगा। इससे पहले कि इंडियन गार्ड अपना मुंह करीब लाता, सजावल खान ने कमाल फुर्ती से लपक कर इंडियन गार्ड की गर्दन अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले ली और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे अंधेरे में घसीट लिया। सजावल खान की आवाज आई, गो। मैंने गेट का बांस ऊपर उठाया। कंपनी ऑफिस का बरामदा वहां से 50-60 कदमों पर था और वहां पहरा देते फौजी को इस कार्रवाई की कोई खबर न हो सकी। हम गेट में दाखिल हो गए। सजावल ने गार्ड को हलाक कर दिया था और अब हमारे आगे आगे चल रहा था। सिविलियन जवान, वायरलेस को काबू करना है। सजावल खान ने एक बार फिर सरगोशी में ताकीद की। हम कंपनी ऑफिस के बरामदे में आ गए। यहाँ रोशनी थी। यहाँ जो इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था उसकी तरफ देखकर सजावल खान कड़का, जांगली एकदम से अटेंशन हो जाओ, ये तुम्हारी माँ की फिरोजपुर छावनी नहीं है। इधर तुम दुश्मन के मुल्क में है। तुम्हारा कमांडर कहाँ है? इंडियन सिपाही ने इंडियन वर्दी में पूरे दस्ते को देखा और सजावल की कड़क ने उसे अटेंशन कर दिया। उसने अल्ताफ अकबर को भारतीय फौज का सूबेदार मेजर और मुझे हवालदार समझकर सैल्यूट किया और कहा कि कमांडर साहब जा चुका है। सजावल खान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हवालदार कांशी राम, अंदर जाकर अपनी रेजिमेंट को वायरलेस दो कि हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है। मैं जोर से सैल्यूट मारकर ओके बोलकर वायरलेस रूम की तरफ लपका। अंदर से हमारी आवाज सुनकर वायरलेस ऑपरेटर भी अटेंशन हो गया था। वो समझा कि रात को इंस्पेक्शन टीम आ गई है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेचारा इंडियन वायरलेस ऑपरेटर जो नायक था, सर पर टोपी संभालते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे सैल्यूट किया और बोला, नायक बूटामल ड्यूटी पर हाजिर है। उसी वक्त एक हिंदू अफसर वहां पर आ गया और अल्ताफ अकबर से कुछ तलब करने लगा। साफ जाहिर था कि वो उससे कागजात तलब कर रहा था। अल्ताफ अकबर यूं ही जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। वो जानबूझकर देर लगा रहा था क्योंकि उसके पास कागजात नहीं थे। इतने में सजावल खान ने बुलंद आवाज में कहा, सर ये रैकी मिशन है, हमारे कागजात। हिंदू ऑफिसर ने गरजदार आवाज में सजावल को खामोश करवा दिया, शट अप, तुम बहुत बकबक करते हो, तुम भी अपने कागजात दिखाओ। तुमने पासवर्ड क्यों नहीं बताया? बोलो आज का पासवर्ड क्या है? ये कहकर हिंदू ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। सजावल खान ने एक जोरदार सैल्यूट मारकर कहा, सर अभी बताता है पासवर्ड। और फिर उसने उछलकर एक जोरदार ठोकर हिंदू अफसर के हाथ पर मारी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने स्टेन गन का ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ गोलियों की पहली बौछार मेरे आगे 6 कदम पर बरामदे में खड़े हिंदू सिपाही की पीठ पर पड़ी और गोलियां उसे छलनी करती आगे निकल गईं। वो मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैं छलांग लगाकर कमरे में से बाहर आ गया। हिंदू ऑफिसर चिल्लाया, गार्ड फायर। हेलीपैड पर पहरा देते दोनों सिपाही राइफल से फायर करते हुए उस तरफ दौड़े, मगर करमदाद की स्टेन गन ने रास्ते में ही उन दोनों को भून डाला। अब वहां हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई फौजी नहीं था।
سجاول خان چیخا، ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگو، جلدی کرو۔ کرمداد اور الطاف اکبر ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑے جہاں اب کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ سرچ لائٹ میں ہلکے سبز رنگ کا ہیلی کاپٹر پر پھیلائے خاموش کھڑا تھا۔ میں سجاول خان کے پیچھے تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر پر چڑھ گیا۔ اس نے اس کا دوسرا دروازہ کھول کر سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ الطاف اکبر، شہناز اور کرمداد بھی سوار ہو گئے۔ میں ابھی تک اسٹین گن لیے نیچے کھڑا پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا کہ اگر کسی طرف سے کوئی بچا کچا گارڈ نکل آئے تو اسے بھون ڈالوں۔ سجاول نے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا اور منہ باہر نکال کر دھاڑا، اوئے جانگلی، تم وہاں کھڑا کس مامے کا انتظار کر رہا ہے؟ اوپر کیوں نہیں آتا؟ میں نے نیچے سے آواز دی، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا، مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے، خدا کے حوالے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ شہناز اور الطاف اکبر نے نیچے جھانک کر حیرانی اور تشویش سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ میرے دوست یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے اوپر آ جاؤ، تم زندہ نہیں بچو گے۔ ہیلی کاپٹر کے پنکھے چلنے لگے جن کی وجہ سے زبردست شور اور تیز ہوا کے بگولے اٹھنے لگے تھے۔ میں اوپر منہ کر کے بولا، لیفٹیننٹ الطاف اکبر، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میرے سامنے ایک اہم مشن ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں دوڑ کر ہیلی کاپٹر سے دور ہو گیا۔ کچھ حیران اور پریشان چہرے ہیلی کاپٹر کی گول کھڑکیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسٹین گن کا پورا برسٹ مار کر سامنے والی دیوار پر لگی سرچ لائٹ اڑا دی تو گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو اڑتے ہوئے دشمن کا کوئی سپاہی دور سے بھی دیکھ سکے۔ ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ سے بلند ہونے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ سجاول خان نے کیا کہا ہوگا۔ اس نے غصے میں کہا ہوگا، یہ سویلین ایک دم جانگلی ہے، اس کی خاطر ہم اپنی پارٹی کے جوان قربان نہیں کر سکتے، اور اس نے سٹک کھینچ دی ہوگی۔ ہیلی کاپٹر ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہوا کے بگولے اڑاتا اندھیرے میں آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے ایک خاص بلندی پر پہنچ کر ایک طرف کو جھکولا سا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے اوپر اندھیری رات میں غائب ہو گیا۔ سجاول خان واقعی ایک ماہر پائلٹ تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کو نیچی پرواز کے ساتھ لے گیا تھا تاکہ وہ دشمن کے ریڈار کی زد میں آنے سے بچ سکے۔ ریڈار میں دیکھا جانے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا کیونکہ جس ہیلی پیڈ سے وہ اڑا تھا وہاں بھارتی فوجیوں کی ایک ہندو کیپٹن سمیت لاشیں ملنے والی تھیں۔ میں اندھیرے سے نکل کر اس جگہ آیا جہاں ہندو سپاہیوں کے قریب ہندو افسر کی بھی لاش پڑی تھی، اس میں ابھی جان باقی تھی۔ وہ واقعی کیپٹن تھا۔ وہ رینگ کر وائرلیس روم کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کے سر کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہندو آفیسر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ میں واپس خان صاحب کی ویران کوٹھی کی طرف بھاگا۔ میری جیپ پورچ میں کھڑی تھی، دوربین سجاول اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ میں نے کوٹھی کی چھت پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیا کہ فائرنگ کی آوازوں کا کوئی رد عمل تو نہیں ہوا یا آس پاس سے کوئی فورس تو نہیں آ گئی، مگر چاروں طرف سناٹا تھا۔ سرچ لائٹ اڑ جانے سے دوسرے ہیلی کاپٹر کا مجھے ایک دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے اب وہاں سے دن نکلنے سے پہلے نکلنا تھا کیونکہ صبح نئی گارڈ کے آتے ہی کوہرام مچنے والا تھا اور انڈین ملٹری پولیس نے ارد گرد کے سارے علاقے کو گھیر لینا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت سکون تھا کہ میں نے شہناز کو ایک جانباز اور تجربہ کار پاک فوج کے جوان کے حوالے کر دیا ہے جو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ جان پر کھیل کر بھی دشمن کی سرحدوں سے نکال لے جائے گا۔ اب میں اپنے نئے مشن کی تکمیل کے لیے بالکل آزاد تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جیپ سے ایمونیشن نکال کر اسٹین گن لوڈ کی، ریوالور میں نئی گولیاں ڈالی، پھر شیو بنائی، غسل کیا، دانت صاف کیے، دربار سنگھ بھارتی حوالدار کی وردی صاف کر کے زیبتن کی، سر پر ٹوپی جمائی، کچن میں جا کر چائے کا ایک مگ بنایا اور بسکٹ کے ساتھ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ اچانک مجھے شہناز یاد آ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی کچن میں موجود تھی اور سب کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ لوگ اسے پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیں گے۔ چائے پینے کے بعد میں نے موم بتی کی روشنی میں مکتی باہنی والے ہندو آفیسر کی ڈائری نکال کر بیچ میں سے خفیہ تحریر ایک بار پھر پڑھی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص سیاسی چال اور خطرناک سازشی منصوبے کی مدد سے دشمن نے بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا کر مشرقی پاکستان کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا، اور اب اس خفیہ تحریر میں دوسرے منصوبے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جس پر عمل پیرا ہو کر دشمن ایک اور گھناؤنی سازش سے مغربی پاکستان کو بھی ختم کرنے کا ناپاک عزم کیے ہوئے تھا۔ میں نے نوٹ بک جیب میں رکھ لی اور ایک ولولے کے ساتھ پورچ میں آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ میرے وہاں سے فرار ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر جیپ سٹارٹ کی اور اسے کوٹھی کے گیٹ سے نکال کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ میرا ٹارگٹ 8ویں مرہٹہ ریجمنٹ کا کرنل گپتا سارتھی تھا، لیکن میں آدھا دن کسی محفوظ جگہ پر گزارنے کے بعد اس کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ چٹاگانگ سے رانگا ماٹی کی طرف ایک خوبصورت سڑک جاتی تھی۔ رانگا ماٹی تک جانے کے لیے تو چٹاگانگ ہل ٹریکس کے گھنے جنگلوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور یہ کافی طویل سفر تھا، لیکن چٹاگانگ شہر سے جہاں سے رانگا ماٹی کو سڑک نکلتی ہے وہ شہر کا خوبصورت علاقہ ہے اور سطح مرتفع اور سبز
सब्जा और गुल के एतबार से हमारे शहर एबटाबाद से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन चिटागोंग की आबो हवा गर्म मरतूब है। यहाँ शहर का सबसे साफ सुथरा और जरा फैशनेबल एक इलाका है, जहाँ अंग्रेजी टाइप के कुछ रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस भी हुआ करते थे। मेरी जीप का रुख उसी इलाके की तरफ था। किसी हद तक कॉस्मोपॉलिटन इलाका होने की वजह से यहाँ मैं दिन का निस्फ हिस्सा महफूज रहकर गुजार सकता था। इस इलाके में भी आकर देखा कि कई दुकानें टूटी पड़ी थी, सड़कें भी यूं खड़ी हुई थी कि जैसे वहाँ टैंक चलते रहे हों। एक बुलंद इमारत की तीसरी मंजिल में गहरा शिगाफ अंधेरे में मुंह फाड़े हुए था, जैसे वहाँ तोप का गोला लगा हो। सड़कें सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं इंडियन फौज का कोई सिपाही गश्त करता मिल जाता और इंडियन जीप को देखकर अटेंशन हो जाता। मैं चिटागोंग की बंदरगाह और पतंगा एयरपोर्ट के इलाके से दानिस्ता कतरा कर निकल गया और उस खूबसूरत सड़क पर आ गया जो रांगा माटी की तरफ जाती थी। ये सड़क सागवान के दरख्तों से घिरी हुई थी और उधर से रात के पिछले पहर खुशबूदार ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। फितरत अपनी सहर तराजियों के साथ हमेशा शगुफ्ता व जवान रहती है। जंग के धमाके हों या अमन सुकून, इसका सूरज इसी आबो हवा के साथ तुलू होता है और नसीम सहरी के इत्र बीज झोंके इस रानाई के साथ अटखेलियां करते हैं। हमें कुदरत से सबक हासिल करना चाहिए। मैंने जीप सड़क से उतार कर दरख्तों के पीछे एक जगह खड़ी कर दी। मुझे दिन निकलने का इंतजार था। वक्त रींग रींग कर गुजरता महसूस हो रहा था। मैं भारतीय इंटेलिजेंस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन के बारे में सोच रहा था कि इस खुफिया साजिश की नौयत क्या है। क्या ये मगरबी पाकिस्तान में सूबों की अलहदगी के सिलसिले में कोई नापाक मुहिम होगी? क्या भारत कोई ऐसा खुफिया हथियार बना रहा है जिसकी मदद से वो पाकिस्तान पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन डायरी की खुफिया तहरीर बता रही थी कि ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की मुहिम है। भारतीय हुकूमत अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से इस मंसूबे पर अमल शुरू कर चुकी है। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में बेदार हो रहा था कि जब कर्नल गुप्ता सारथी मुझसे ढाका हाई कमांड की खुफिया मिलिट्री फाइल के बारे में इस्तफसार करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे मुक्ति बाहिनी वाले असली जासूस की जीप में से इस किस्म की कोई फाइल नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि वो फाइल अपने साथ नहीं लाया था, या हो सकता है कि वो फाइल हासिल करने के लिए ढाका जा रहा हो। बहरहाल मैंने एक जवाब जहन में तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।